नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। और सबसे पहले खबर विकास नगर से। बड़ी खबर ये, ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में पिकअप सवार युवक को चोट आई है। घायल को अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर समेत फरार है। हादसे के बाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली और एक पिकअप की टक्कर हुई, जिसमें पिकअप सवार युवक को चोट आई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर में खड़िया खनन पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने कहा कि इस आदेश को तत्काल लागू करें। वहीं हाईकोर्ट ने सचिव खनन, निदेशक खनन और डीएम को तलब किया और सभी अधिकारियों को 9 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। आपको बता दें, जिले में खड़िया खनन की वजह से बागेश्वर कांडा के 4 गांव खतरे की जद में हैं और मकानों में दरारें भी आ गई हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया, खुद संज्ञान लिया और जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। आज कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। कल ये रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें वीडियो और फोटोग्राफ्स दिए गए हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने बागेश्वर में खड़िया खनन पर रोक लगा दी है। तो खनन की वजह से 4 गांव खतरे की जद में हैं। यहाँ कई घरों में, कई मकानों पर दरारें आ गई हैं, क्योंकि खनन की वजह से पूरा का पूरा ये एरिया ही झटकों से जूझ रहा था। पहाड़ी में भी दरार आने लगी थी। लोगों ने शिकायत की और हाईकोर्ट ने भी जब इस मामले को देखा तो स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई की। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर पूरे इलाके के सर्वे का आदेश दिया और सर्वे के आदेश पर अब यहाँ पर सर्वे के आधार पर ही खनन पर रोक लगा दी गई है। राज्य में निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिससे लेकर सोमवार को सुनवाई हुई और आज भी इस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट कल सुनवाई के दौरान कई सवाल उठाए। कोर्ट की ओर से सवाल उठाए गए कि क्या ऐसी जरूरत थी कि अंतिम आरक्षण वाले दिन ही आचार संहिता लागू करनी पड़े? सुनवाई का मौका क्यों नहीं दिया गया? आरक्षण रोस्टर कई सीटों पर पिछले चुनाव जैसे ही क्यों हैं? कोर्ट ने यह भी पूछा कि कौन से डेटा से चुनाव हो रहा है। हल्द्वानी सीट 3 बार से ही कैसे जनरल हो रही है? क्या रोस्टर यहां लागू नहीं होता? हालांकि कोर्ट के सवालों पर सरकार ने अपना तर्क दिया और कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए आज तक का वक्त मांगा है। निकाय चुनाव में जोरदार घमासान चल रहा है और अब बीजेपी इस चुनाव को लोकसभा और विधानसभा के तर्ज पर लड़ने जा रही है। पार्टी ने मुख्यमंत्री समेत 40 स्टार प्रचारकों को पूरे चुनाव में झोंक दिया है। मकसद है चुनावी हाइप इतनी बढ़ा दी जाए कि विपक्षी कैंडिडेट इसके बारे में सोच भी न सके। उत्तराखंड में 11 नगर निगम समेत 100 निकायों में चुनाव हो रहा है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि पूरे चुनाव में उनका एक छत्र राज हो, जैसा विधानसभा और लोकसभा में हुआ। इसलिए संगठन ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, कैबिनेट मंत्री समेत प्रदेश के 40 टॉप मोस्ट नेताओं को बतौर स्टार प्रचारक तैनात करने का प्लान तैयार किया है। 10 जनवरी से इस पर काम शुरू हो जाएगा। 10 तारीख के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन सभी के कार्यक्रम हम 10 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का उनके कार्यक्रम बना रहे हैं। अलग अलग निकाय में उनकी जनसभाएं भी होंगी, रोड शो के कार्यक्रम भी होंगे और छोटी छोटी बैठकें भी हम लोग इस बीच में करवाएंगे। 11 जनवरी से 21 जनवरी तक बीजेपी प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ताबड़तोड़ रोड शो, जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं करने जा रही है। मुख्यमंत्री निगमों और जिला मुख्यालयों में जनसभा, रोड शो करेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री के साथ होंगे, तो मंत्री और सांसद भी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। यानी निकाय चुनाव का असली रण अब शुरू होने वाला है। बीजेपी निकाय चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहती है। उसका टारगेट इसके बाद होने वाले पंचायत चुनाव और फिर
2027 के विधानसभा चुनाव तक का है, इसलिए इतनी हाइप बनाई जा रही है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। चुनाव प्रचार जोर पकड़ते ही हल्द्वानी की सियासत कई रंग लेते जा रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पिछले साल हुए बनभूलपुरा कांड को लेकर आमने सामने हैं। हालात ऐसे हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस पर राज्य आंदोलनकारियों की हत्यारी पार्टी से गठबंधन करने का भी आरोप लगा दिया है। नगर निगम चुनाव का प्रचार जोर पकड़ते ही कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में एक बार फिर बनभूलपुरा का जिन्न बाहर निकल आया है। उसी बनभूलपुरा का जहां 8 फरवरी 2024 को अवैध मदरसे और मस्जिद को गिराने के दौरान जबरदस्त उपद्रव हुआ था। निकाय चुनाव के बीच इस इलाके में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज है और कांग्रेस से लेकर यहां के सामाजिक संगठन तक एक सुर में दावा कर रहे हैं कि यहां की जनता एक साथ बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट करेगी। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिकता को रोकती है और अच्छा क्योंकि सभी धर्मों को साथ में लेकर चलती है। तो मैं इसी और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ के लोग सारे भारी बहुमत से निकलेंगे और सड़कों पर वोट डालने के लिए 23 जनवरी को और कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद चुनाव इस बार जो है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस के पक्ष में ही मुझे ऐसा लगता है कि रहेगा, क्योंकि जो यहाँ का माहौल था, पिछली बार भी सांसदीय चुनाव में एक तरफा वोट पड़ा और 2022 में भी एक तरफा वोट पड़ा। हाँ, कोई कैंडिडेट होता तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर लोग बाग जो है एक तरफा अपना विपक्ष जरूर चुनते हैं। दरअसल विवाद यहीं से खड़ा हुआ है। एसपी प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस नेता खुलकर मुस्लिम वोटर्स को अपना वोट बैंक करार देने लगे हैं। लिहाजा बीजेपी ने भी इस मसले को हाथों हाथ लपक लिया। साथ ही बनभूलपुरा के लोगों से बीजेपी ने नफरत की वजह भी पूछ डाली। मैं समझता हूँ केवल हल्द्वानी की बात नहीं है, आज पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस का सर से झुक जाना चाहिए और जो बोर्ड में अपने लगा रहे हैं राज्य आंदोलनकारी, उनको सब उस वाक्य को निकाल देना चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की जनता अब कांग्रेस को माफ करने वाली नहीं है। निश्चित रूप से जिस प्रकार उन्होंने इस प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का समर्थन लिया है, जिसको इस देश नेता मानता है, जिसको विश्व नेता मानता है, तुम हल्द्वानी के मात्र 30,000 लोग उनका अपमान करते हो। मैं हिंदुओं से बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी हिंदुत्व जनाब से मैं चाहता हूँ, जिसको तुम नेता मानते हो उसका अपमान ही मुसलमानों ने किया, एक वोट भी उसको नहीं दिया। हल्द्वानी नगर निगम में तकरीबन 2.5 लाख वोटर हैं, जिसमें 40,000 मुस्लिम हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने अपना वोट बैंक मानकर अपनी जीत तय मान रही है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इसी मंसूबों को हाथों हाथ लपक लिया और यहाँ तक कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी रैली हल्द्वानी में कराकर हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ करने की तैयारी हो चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस ने देहरादून के साथ ही ऋषिकेश में भी अपना चुनावी दफ्तर शुरू किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कांग्रेस ऑफिस का उद्घाटन किया। करण मेहरा ने कहा कि जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है और दावे किए कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, जीत भी पार्टी को ही मिलने वाली है। और यहाँ भी वीरेंद्र भाई का जो मैं देख रहा हूँ, कई ऐसे लोग जो वर्षों से पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों को मैं बहुत सालों के बाद इस तरीके से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उनका देख रहा हूँ और ये शुभ संकेत है। निकाय चुनाव में बागी कैंडिडेट पार्टियों के लिए किस कदर गले की हड्डी बन गए हैं, बीजेपी की हालत देखकर आप समझ सकते हैं। नाम वापसी की तारीख तक निष्कासन की धमकी देने वाली बीजेपी 4 दिन बाद भी बागियों पर एक्शन नहीं ले पाई। मजबूरी यह है कि पार्टी को 8 जनवरी तक एक और मौका बागियों को देना पड़ा है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। निकाय चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय मैदान में ताल ठोकी है। कांग्रेस की अपेक्षा बीजेपी में इनकी संख्या कहीं ज्यादा है। नाम वापसी की आखिरी तारीख 2 जनवरी से पहले बीजेपी ने चेतावनी भी जारी की थी कि पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ बगावत करने वालों नेताओं को निष्कासित किया जाएगा।
इसके लिए युद्ध स्तर पर मान मुनव्वल की कोशिश भी हुई। कुछ माने, लेकिन कई लोग मैदान में डटे रहे। बीजेपी ने फिर 3 जनवरी को 30 नेताओं की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई, लेकिन खास सफलता नहीं मिली। अब बीजेपी ने एक बार फिर बागियों को 8 जनवरी तक का समय दे दिया है। इसके पीछे पार्टी का अपना तर्क है। प्रयास है, उसमें अधिकांश परिस्थिति को समझेंगे और अगर वो पुराने समय के अपने को कार्यकर्ता मानते हैं तो उस अपनी कमाई को खोएंगे नहीं, पार्टी में बने रहेंगे। और अगर महत्वाकांक्षा इतनी सवार हो जाती है कि किसी चीज की कोई परवाह व्यक्ति नहीं करता तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। हमारा मानना यह है कि वर्षों से कई लोग कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और इस समय अगर उनकी टिकट न मिलने के कारण नाराजगी है, उनके मन में महत्वाकांक्षा है, तो हम ये मानते हैं कि महत्वाकांक्षा होना कोई गलत नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति की महत्वाकांक्षा रहती है और उस व्यक्ति को भी एक बार सोचने समझने का मौका दिया जाए। पूरे प्रदेश में बीजेपी में बागियों की संख्या 200 के आसपास है, जिसमें से अकेले देहरादून नगर निगम में सभासद पद के लिए 37 कार्यकर्ता बगावत पर अड़े हैं। प्रदेश के अन्य निकायों में भी अच्छी खासी संख्या में बागी चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी को डर है कि इतने बड़े पैमाने पर निष्कासन की कार्रवाई कहीं बैकफायर साबित न हो जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। शनिवार को कांग्रेस के 3 नेता बीजेपी में शामिल हुए। तीनों को जहां पूर्व सीएम हरीश रावत का करीबी माना जाता था, वहीं बीजेपी ज्वाइन करते हुए तीनों ने पूर्व सीएम हरीश रावत को मंच से कोसा। इस पर अब पूर्व सीएम हरीश रावत की प्रतिक्रिया आई है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि कांग्रेस में जिन लोगों को टिकट मिला वे लोग कांग्रेस के दूसरे नेताओं की मदद करें और मदद के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, और जिन्हें मौका नहीं मिल पाया उनका गुस्सा मुझे झेलना पड़ रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की इस प्रतिक्रिया पर पार्टी में उनके धुर विरोधी रणजीत रावत की भी प्रतिक्रिया आई। रणजीत रावत ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब राज्यसभा मौन थी और इसलिए धृतराष्ट्र को विलाप करना पड़ा। कांग्रेस नेता रणजीत रावत के इस बयान को 2016 में कांग्रेस में हुई टूट से जोड़कर देखा जा रहा है। जब पहली बार हरीश रावत सरकार में कांग्रेस में बड़ी टूट हुई थी, तब से लेकर अब तक कांग्रेस संभल नहीं पाई है। कांग्रेसियों के बीजेपी में जाने से हरीश रावत जी ने बहुत दुख बताया। इतिहास गवाह है, द्रौपदी के चीरहरण पे अगर राज्यसभा मौन रहेगी तो धृतराष्ट्र के हिस्से विलाप ही करने को आता है। और अब बात करते हैं शहर के सटीक समीकरण की, जो कि निकाय चुनाव में खासतौर पर न्यूज़ 18 आपको दिखाने जा रहा है। पिथौरागढ़ में पहली बार नगर निगम बना और ऐसे में शहर का पहला मेयर बनने के लिए सभी उम्मीदवारों ने रात दिन एक कर दिया है। इस सीट पर वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सीधा मुकाबला है, लेकिन इस बार दोनों ही दलों के बागियों ने चुनावी समीकरण को पूरी तरह से उलझा दिया है। पिथौरागढ़ से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। करीब 60,000 की आबादी वाला पिथौरागढ़ मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। पहाड़ का ये इकलौता ऐसा शहर है जो बीते 2 दशकों से लगातार फैल रहा है। जनसंख्या का दबाव इस शहर पर लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में नागरिक सुविधाओं में इजाफा भी यहाँ की दरकार है। बेहतर पैदल रास्तों के साथ ही साफ शौचालयों की यहाँ अभी भी कमी है। यही नहीं, पर्यटन के केंद्र में शहर को लाने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस शहर में वैसे तो कई पार्क हैं, लेकिन ये पार्क किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने लायक नहीं है, तो ऐसे में पार्कों के सौंदर्यीकरण की यहाँ खास जरूरत बनी है। मेयर सीट पर काबिज होने के लिए यहाँ 8 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके अपने अपने दावे भी हैं। मैं ये कोशिश करूंगी कि हम पिथौरागढ़ को एक स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाएं, जिससे कि हर एक बच्चा अपना आगे प्रोग्रेस करे और उसे आगे राह मिले। और मैं दृढ़ संकल्पित होकर कहूँगी कि हम पिथौरागढ़ को
एक सुदृढ़ पिथौरागढ़ बनाने में मदद करें आप सभी मुझे। हम जगह जगह पे शौचालयों का निर्माण कर सके, जो हाईटेक शौचालय होंगे जहां पर नियमित रूप से साफ सफाई होगी, तथा 40 वार्ड हैं, उन वार्डों 40 में से कम मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 20-25 वार्डों में पुस्तकालयों का निर्माण हो, जहां से हमारे छात्रों को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण नहीं जाना पड़े। पिथौरागढ़ नगर निगम में मेयर सीट महिला के लिए आरक्षित है और इस सीट पर मेयर का फैसला करीब 40,000 मतदाता करेंगे। पुरुषों के मुकाबले यहाँ महिला मतदाता ज्यादा हैं। राज्य बनने के बाद इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार दोनों दलों के बागियों ने राष्ट्रीय दलों की राह मुश्किल कर दी है। कांग्रेस से जहां विधायक मयूख मेहर ने मोनिका मेहर को निर्दलीय मैदान में उतारा है, तो वहीं विधायक पार्टी उम्मीदवार के बजाय बागी मोनिका के लिए वोट मांग रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी का भी है। बीजेपी की 3 महिलाएं बगावत का झंडा बुलंद करते हुए चुनावी मैदान में कूदी हैं। महिलाओं के लिए शौचालय बनाएंगे जो यहाँ पे अभी तक नहीं बनाए गए हैं। हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरीज बनाएंगे बच्चों के लिए, और छोटे छोटे मिनी पार्क बनाएंगे। और सबसे पहले अगर जनता मुझे विजयी बनाती है तो मैं नगर पालिका से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहूँगी, जो कि नगर पालिका में बहुत हो रहा है। पहली बार नगर निगम बनने से लोगों की उम्मीदें भी परवान चढ़ी हैं और लोगों को भरोसा है कि जिन दिक्कतों से नगर पालिका में उन्हें 2-4 होना पड़ता था, नगर निगम बनने के बाद शायद उससे मुक्ति मिले। मेयर शिक्षित हो, एजुकेटेड हो और एक वास्ट सोच लेके आए विकास की, क्योंकि हमारा शहर उसकी डिमांड करता है और हमारा शहर जो है वो दिन और रात बढ़ोतरी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा मेयर होना चाहिए जो हमारे शहर को और सुंदर बनाए, विकसित बनाए। नगर निगम जो इस पहली बार बना है, नगर निगम बनने के साथ एक एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाए, पार्क अच्छे हों और जितने यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएं और शहरीकरण के साथ साथ एनवायरनमेंट की भी एक ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा, यहाँ पे एक जो टंचिंग ग्राउंड है वो काफ़ी समय से यहाँ पे एक मुद्दा बना हुआ है। नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार तो जरूर पसीना बहा ही रहे हैं, लेकिन जनता भी चुनावी माहौल का पूरा मजा ले रही है। तो ऐसे में अब देखना ये बाकी है कि जनता जनार्दन पिथौरागढ़ के पहले मेयर का ताज किसके सिर बांधती है। पहली बार निगम बने पिथौरागढ़ में मेयर सीट पर काबिज होने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, लेकिन दोनों ही दलों की राह में बागियों ने खासी मुश्किल खड़ी की है। अब ये देखना है कि बागियों से होने वाले नुकसान से किस तरीके से ये दल निपटते हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18 पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ के सियासी समीकरण को तो आप समझ गए होंगे, और ऐसे में राज्य के बड़े शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको हर रोज बताते रहेंगे। सोमवार को दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई। सीएम धामी ने नेशनल गेम्स के लिए पीएम को न्योता दिया है। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को राज्य में हो रहे विकास कामों की जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पहले चरण में तेजी से काम चल रहा है और टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे का काम पूरा हो चुका है। और इसी के साथ सीएम ने ऋषिकेश बाईपास, देहरादून रिंग रोड के साथ ही मानस खंड प्रोजेक्ट को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से बात की। चीन में फैले HMPV वायरस ने इन दिनों काफी चिंता बढ़ा दी है। भारत में कई मामले कर्नाटक समेत कई राज्य में सामने आए। ये वायरस कोविड की तरह ही मरीज के संपर्क में आने वालों को प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में आम जनता से अपील की गई है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करें। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को इससे बचने की जरूरत जरूर है। तो हमारे ये जनमानस, आम जनमानस से यही वो रहेगा, अनुरोध रहेगा कि आप जो है, जो बुजुर्ग हैं और बच्चे में और या कोमॉर्बिड हैं, ये थोड़ा सा अपना सावधानी बरतें। और हमको क्या करना है, अगर मान लिया ये सिम्टम आ गए तो हमको एक तो जैसे हम कहते, पहले भी हम कोविड के समय में हम थोड़ा जैसे सर्दी जुकाम होता था तो थोड़ा प्रिकॉशनली हम क्या रहते थे, थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखते।
नेशनल गेम्स की मशाल सोमवार को चमोली के गोपेश्वर पहुंची और यहां हरी झंडी दिखाकर सभी ब्लॉक के लिए रवाना किया गया। चमोली के साथ ही जोशीमठ, दशौली, गैरसैंण, थराली, देवाल, नंदनगर के साथ ही कर्णप्रयाग में भी ये मशाल जाएगी और इसके बाद दूसरे जिले की तरफ रुख करेगी। उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई। साथ ही गंगोत्री नेशनल पार्क में बर्फबारी के बाद पूरी घाटी बर्फ से ढकी हुई है। मौसम बदलने के साथ ही तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है, जिससे पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल औली इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। औली झील से लेकर गोरसों बुग्याल तक सैलानियों की भारी भीड़ है। नए साल के जश्न के बाद भी सैलानियों का तांता औली में लगा हुआ है और यहां की सुंदर वादियों में सैलानी मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। पौड़ी में फायर सीजन में जंगलों की आग से निपटने के लिए इस बार वन विभाग ड्रोन की मदद भी लेगा। विभाग ड्रोन की मदद से वन क्षेत्र पर नजर रखेगा और जंगल सुलगने की घटना ड्रोन में रिकॉर्ड होते ही वन विभाग की टीम तत्काल ही मौके पर पहुंचेगी और उस पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही विभाग अलग अलग क्षेत्रों में शीतला खेत मॉडल अपनाएगा, जिसमें ग्रामीण की मदद ली जाती है और जंगल की आग पर काबू पाया जाता है।